हेलो दोस्तों, तो भाई स्वागत करता हूँ और एक वीडियो के साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। दोस्तों ये वन शॉट रिवीजन होने वाला है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेसिकली ये दो पार्ट्स में होने वाला है। दोस्तों आज का पार्ट मैं देखूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसको दो पार्ट्स बना के इस पार्ट में मर्ज कर दूंगा या फिर पार्ट वाइज अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा ये चैप्टर पूरा बैक बेंचर्स की फीलिंग्स को समझते हुए बनाया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखने वाला हूँ, बहुत क्रिस्पी रखने वाला हूँ और बहुत शॉर्ट नोट्स के जरिए समझाने वाला हूँ। तो भाई जितना लेंथ का भी वीडियो होगा आप लोग देख लेना और वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं इतना गारंटी देता हूँ आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा और आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई बकवास किए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों पीछे से थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी, बट फोकस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। दोस्तों तो सबसे पहले बता दूं कि कार्बन क्या है। दोस्तों कार्बन एक नॉन मेटल है। दोस्तों इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 2 और 4 के फॉर्म में मिलेगा। 2 और 4 का मतलब दोस्तों जो पहला सेल हो गया उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जबकि आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमको जानना है कि एक्चुअली में एक कंपाउंड क्या होता है। दोस्तों कार्बन एक एटम है और ये कंपाउंड क्या होता है, जब जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो उनको हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, मतलब ये 2 अलग अलग एलिमेंट हो गए या 2 अलग अलग एटम्स हो गए, तो दोस्तों जब हम इसको मिला देंगे, इनके बीच में रिएक्शन करवा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ समझना, कंपाउंड क्या होता है, 2 एटम्स या फिर 2 एलिमेंट्स के बीच का रिएक्शन, और वो रिएक्शन होने के बाद वो 2 एटम या एलिमेंट मिलके कोई अगर एक चीज़ बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड। दोस्तों कार्बन कंपाउंड क्या हो गया, कंपाउंड का मतलब आप सबको समझ में आ गया कि कंपाउंड भाई ऐसा कोई भी चीज़ है जो हम मतलब कोई भी 2 एलिमेंट को मिलके एक एलिमेंट बना देंगे तो वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। दोस्तों अब उसी कंपाउंड में अगर कार्बन एक्सिस्ट हो रहा है तो वो हो जाएगा तुम्हारा कार्बन कंपाउंड। जैसे कि CH4 को बोलते हैं हम मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ओके, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं मीथेन। तो अब ये किससे बना है, C से बना है और S से बना है। C यानी कार्बन, H यानी हाइड्रोजन। दोस्तों तो अब ये दोनों के बीच में रिएक्शन करवाए तो मीथेन बन गया। अब इस मीथेन में C आ रहा है, इसीलिए हम C यानी कार्बन आ रहा है, इसलिए हम इसको कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये कार्बन कंपाउंड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। दोस्तों अब पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो कि ये चैप्टर पूरा इसी के ऊपर है तो इसको समझना जरूरी है और बहुत इसी भी है। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, इतना इसी था, हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ऐसा ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की तरफ। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। दोस्तों इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो बैक बेंचर्स रेडी हो जाओ पूरा सुनने के लिए। दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इससे पहले हम और एक चीज़ समझते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, हमने ऊपर ही बोला था, क्या था, 2 और 4, है ना। अब हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसका लास्ट सेल, चलो दिखा देता हूँ, लास्ट सेल कुछ ऐसा दिख रहा था, लास्ट सेल, इसका लास्ट सेल क्या है, ये वाला है लास्ट सेल। तो वो चाहता है, हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ओके, लेकिन इसके पास तो बेचारे के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो इसको भाई 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने लाइफ में लास्ट सेल में। तो ये क्या करेगा, या तो 4 निकाल देगा या तो 4 ले पाएगा। लेकिन दोस्तों ये ऐसा कर नहीं सकता, ये निकाल नहीं सकता या फिर ले नहीं सकता। तो भाई इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, इसके लिए एक उपाय साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर निकाला है, जिसका नाम दिया गया है कोवैलेंट बॉन्डिंग। दोस्तों कोवैलेंट बॉन्डिंग अब समझाता हूँ। कोवैलेंट बॉन्डिंग एक्चुअली में होता है शेयरिंग। दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 मिनट। दोस्तों कोवैलेंट जो बॉन्डिंग होता है इसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। शेयरिंग का मतलब सब समझते हो भाई, तो मैगी लाया, कोई चाउमीन लाया तो उन्होंने छट्टा छपटी मार के खा गए, तो ये होता है शेयरिंग। तुम भी उसका खा रहे हो, वो भी तुम्हारा खा रहा है, यानी है ना, तो ये हो गया शेयरिंग। तो दोस्तों अब कार्बन क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों, वो अच्छा अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि भाई कार्बन क्यों अपना इलेक्ट्रॉन्स को 4 निकाल नहीं सकता, देखो अब क्या होता है, ये फर्स्ट सेल जो होता है ना, यहाँ पे ध्यान देना, जो ये तुम्हारा जो तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट सेल होता है, 1 मिनट, हाँ, जो तुम्हारे यहाँ पे फर्स्ट सेल होता है इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब जो तुम्हारा सेकंड सेल होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट है, मतलब उसका जो टुबलेट है वो कंप्लीट है। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसके लिए वो या तो 4 लेगा या तो 4 देगा, पर वो तो कर नहीं सकता। इसका मतलब अब वो क्या करेगा, वो शेयर करेगा। अगर क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछा गया कि वो क्यों नहीं कर सकता, मतलब 4 ले नहीं सकता या 4 नहीं दे सकता, तो उसके पीछे भी रीज़न है। चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दोस्तों अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ले लेता है तो अब क्या होगा, इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को
होल्ड करने के लिए उतने सारे प्रोटॉन्स नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन है, उसी के हिसाब से प्रोटॉन भी 6 होंगे। तो दोस्तों अब तुमको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब यही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके मतलब अपने ऑर्बिट में रखे रहते हैं। तो दोस्तों सिर्फ 6 प्रोटॉन किस तरीके से तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा होगा? नहीं रख पाएगा, ऑब्वियसली बात है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं पाते। समझ रहे हो? इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं पाते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, ठीक है सर ले नहीं पाते हैं तो दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब ये दे भी नहीं पाएंगे। पहले मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ। हाँ, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये कार्बन देने का कोशिश करेगा तो दोस्तों मैं पहले बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ना बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि इसीलिए इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बार में निकालना पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आपको ये दोनों का रीज़न समझ में आ गया होगा, क्यों ये दे नहीं पाता है कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को या फिर ले नहीं पाता है। यानी कि कार्बन किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता है या फिर गेन नहीं कर पाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब ये क्या करेगा? ये करेगा शेयरिंग, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। चलो हम उस पेज की तरफ चलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे लिखा है क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड को। दोस्तों अब मैं बता दे रहा हूं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, नो आयंस फॉर्म्ड। आयंस क्या होते हैं? आयंस, अच्छा, नो आयंस फॉर्म्ड, ये आयंस का फॉर्म होते हैं, ये होते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पर यहाँ पे तो कोई ट्रांसफर हो नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे तो शेयरिंग हो रहा है ना। तो यहाँ पे कोई भी आयंस फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, ये 5 पॉइंट को याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। अब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड का मतलब है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ट्रांसफर होगा। चलो कोवैलेंट बॉन्ड का पहले एग्जांपल दे देता हूँ थोड़ा। कोवैलेंट बॉन्ड जैसे कि तुम्हारा कार्बन हो गया। अब देखो, जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यानी एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका सिर्फ फर्स्ट सेल में ही वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये फर्स्ट सेल में वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट सेल में ट्यूपलेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। तो इसके पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन है? क्या नहीं होगा। अगर मान लो ये हाइड्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता तो भाई ये तो एक्सिस्ट ही नहीं करता ना, क्योंकि भाई 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी दे दिया तो एक्सिस्ट कैसे करेगा बेचारा? कर नहीं पाएगा। सेम तरीके से ये भी नहीं दे पाएगा क्योंकि एक्सिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने फिर क्या डिसाइड किया? चलो भाई हम लेन देन तो नहीं कर सकते, चलो हम शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग कर लेते हैं का मतलब क्या होगा? देखो क्या होगा। अब बोलेगा भाई देख, ये जो हाइड्रोजन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको जाके बोलेगा भाई देखो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आज से मेरा। तो ये बोलेगा भाई तुम्हारा कैसे? तो मैं तो गायब हो जाऊंगा। तो बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, हम शेयर कर लेते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, मतलब इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसी तरीके से ये हाइड्रोजन के पास इसका भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे H के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके से अगर बात करूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है? पहला जो ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाहर के ऑर्बिट में कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना, 6 होते हैं। तो अब दूसरा ऑक्सीजन के साथ भी अगर हम रिएक्ट करेंगे, मैं लास्ट सेल बनाया, ठीक है ना, लास्ट सेल में 6 होगा, तो ये क्या करेगा? इनके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो इस ऑक्सीजन का ये 6 प्लस ये 6 और ये 2 मिला के 8 हो गए। लास्ट सेल में 8 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से भी ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन शेयरिंग कर लेगा। तो इस ऑक्सीजन का ये तो 6 है, ये तो 6 है, यहाँ पे 6 है और प्लस ये दोनों मिला के 8 हो गए। तो यहाँ पे 2 का शेयरिंग हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये O डबल बॉन्ड O। आई होप समझ में आ गया। उसी तरीके से नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। कैसे? चलो समझा देता हूँ। नाइट्रोजन में लास्ट सेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा?
2,5। ऑक्सीजन का क्या था 2,6। अब देखो नाइट्रोजन में लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके साथ यहां से 3 ठो ले लेगा, ये शेयरिंग। और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके साथ 3 ठो ले लेगा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, इसीलिए तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ गया हो इतना कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। अब होता है दोस्तों आयोनिक बॉन्ड, बट पहले उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है। चलो इतना ही रेसिंग में आई थिंक हो जाएगा। दोस्तों अब है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या बता रहा है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब सर बताता हूँ। देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल NaCl। दोस्तों Na मतलब सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। उसी तरीके से Cl यानी क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। क्यों, क्योंकि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। अब दोस्तों क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके लास्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि अब सुनना ध्यान से, सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है। तो इसका मतलब, अच्छा इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव साइन से दर्शाते हैं ना, दिखाते हैं। तो अपने से नेगेटिव को दूर कर रहा है, यानी Na+। नेगेटिव दूर हो रहा है मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो Na+। अब क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब नेगेटिव ले रहा है, तो Cl-। तो ये जो फॉर्म हो ना प्लस माइनस, इसे बोलते हैं आयंस, ठीक है। प्लस वाले को कैटायन, नेगेटिव वाले को एनायन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा आयोनिक बॉन्ड के और क्या क्या प्रॉपर्टी हो गए, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि इसमें ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और आयंस क्या होता है, फॉर्म होता है। तुमको दिखा अभी यहाँ पे आयंस फॉर्म हुआ, देखो ये वाला, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग मैं पहले बता दिया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे वही लिखा है। अच्छा मैं बता दूँ, इसका जो तुम्हारा नोट्स है या फिर PDF है, ये मैं तुमको दे दूंगा, बट वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि इसका PDF इस पूरे शॉर्ट नोट्स में लिखा है दोस्तों। तो इसका PDF तुमको कहाँ मिलेगा, मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे की भी चैप्टर्स, और काफ़ी ज़्यादा तुम सीख जाओगे बहुत कुछ इस छोटे से वीडियो को देखकर। तो दोस्तों अभी पढ़ते हैं। अच्छा ये एक तो चीज़ रह गया था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है, किसमें, इन द लास्ट सेल, उसको क्या बोलते हैं वैलेंसी। दोस्तों बहुत ही शॉर्ट नोट्स में, बहुत ही समझने वाली और बहुत ही इसी लैंग्वेज में नोट्स को बनाया हूँ, तो जरूर इसका फ़ायदा उठाना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट रहते हैं किसमें, लास्ट सेल में, उसको क्या बोला जाता है, वैलेंसी। आई होप क्लियर हो गया होगा कि वैलेंसी क्या होता है। तो हम जैसे कि नाइट्रोजन का बात कर रहे हैं, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। तो अब देखो लास्ट सेल में 5 है। अब यहाँ पे समझना इसका वैलेंस क्या होगा, इसका वैलेंस 3 होगा। क्यों, कैसे 3 होगा इसका वैलेंस, अब बताता हूँ। देखो इसका वैलेंसी 3 कैसे होगा, देखो यहाँ पे लास्ट सेल में अगर 1,2,3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका वैलेंसी 1,2,3 हो जाएगा। लेकिन अगर 5,6,7 है तो उसमें तुम 8 - 5 करोगे तो 3 आएगा, 8 - 6 करोगे तो 2 आएगा, 8 - 7 करोगे तो 1 आएगा। तो अगर 5,6,7 है, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। 6 है तो उसका रिस्पेक्ट में इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। 7 है तो उसके रिस्पेक्ट में इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। यानी कि तुम छोड़ के देख लेना, अगर 4 से ज़्यादा है नंबर ऑफ लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें एक ऐसा नंबर छोड़ देना जिसका छोड़ने से 8 बन जाए। तो अगर लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसमें क्या छोड़ेंगे जो 8 बन जाएगा, 3 छोड़ेंगे, तो ये तुम्हारा वैलेंसी हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों यार
इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों अभी चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑल टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन कार्बन। इसका मतलब क्या है कि भाई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ बना सकता है भाई हमारा कार्बन भाई। ये कार्बन भाई जो है ना, ये हर काइंड ऑफ बॉन्डिंग ये बना सकता है। चाहे तुम सिंगल बॉन्ड ले लो, चाहे तुम डबल बॉन्ड ले लो, चाहे तुम ट्रिपल बॉन्ड ले लो भाई, इसमें इसको कोई भी शर्म नहीं आता, ये सबके साथ दोस्ती बना के रखता है। अब चलो मैंने बताया था ना पहले मीथेन के बारे में, अब यहाँ पे आ गया मीथेन। पर देख लो पहले टॉर्च स्ट्रक्चर को कैसे बनाता है। ये है इसका टॉर्च स्ट्रक्चर। टॉर्च स्ट्रक्चर का मतलब ये क्रॉस करके बस इलेक्ट्रॉन्स को ही दिखाया गया है। ये क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये सब 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हो गया तुम्हारा टॉर्च स्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। दोस्तों अब कार्बन की तारीफ कर रहे हैं तो और थोड़ी तारीफ कर लेते हैं। वर्साटाइल नेचर मतलब बेचारा ये कार्बन सब कुछ कर सकता है, एक लौता ऐसा क्रिएचर है इस दुनिया में से सब कुछ कर सकता है। तो चलो इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। कैटिनेशन समझते जाना साथ साथ में। कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। साथ साथ में याद भी करते चलना, सुनते चलना। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब, कैटिनेशन क्या हो गया, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। किसके बीच का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी? शुरू से दिखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, कार्बन का ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या होगा, इट्स एटम कैन जॉइन विथ अनदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स। मतलब देखो यहाँ पे बताता हूँ। कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके वजह से ये दूसरे कार्बन के साथ जॉइन हो सके, और ऐसा जॉइन हो के क्या हो, एक लंबी चेन अगर बना ले कार्बन, तो इसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन जिसकी वजह से ड्यू टू विच इट्स एटम कैन जॉइन विथ वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लॉन्ग कार्बन चेन इज नॉन एज कैटिनेशन। आई होप कि आपको याद हो गया होगा दोस्तों, साथ साथ याद कर जाना कैटिनेशन क्या है। चलो और एक बार रिपीट, कैटिनेशन क्या है भाई, कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंकअप कर सके, और लिंक कर करके बहुत बड़ी कार्बन चेन बना ले, तो उसको हम बोलेंगे कैटिनेशन। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है टेट्रावैलेंसी। दोस्तों टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। यानी क्यों 4 बॉन्ड बना सकता है? क्योंकि उसके बाद लास्ट सेल में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इस तरीके से है ना, हमने दिखाया था टॉर्च स्ट्रक्चर में, देखो ये वाला पोर्शन। तो कार्बन के पास लास्ट सेल में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या कर सकता है, 4 ठो बॉन्ड बना सकता है। इसी को हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी। कार्बन कैन बॉन्ड विथ एनी एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3। ओके, ये 2 है, ठीक है। चलो आगे की तरफ पढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म। दोस्तों आइसोमेरिज्म क्या होता है? सिंपल शॉर्ट में याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा पर डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स, आई होप आइसोमेरिज्म याद हो गया होगा दोस्तों। ये सब एक मार्क का आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, शॉर्ट में डेफिनेशन लिखना। आइसोमेरिज्म हो गया, कैटिनेशन हो गया। तो आइसोमेरिज्म क्या हो गया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। 2-3 बार रीड कर लो कि याद हो जाएगा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स का मतलब डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब अलग अलग कार्बन के दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कार्बन से क्या क्या बना है, डायमंड बना है, ग्राफाइट बना है, बकमिस्टर फ्लोरेंस बना है, ठीक है। क्या क्या बना है, डायमंड बना है, ग्राफाइट बना है, बकमिस्टर फ्लोरेंस बना है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों डायमंड, पहले तो आते हैं हीरा के पास। दोस्तों डायमंड क्या है, ये किससे बना है, कार्बन बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे, जैसे कि ये कार्बन हो गया, इसका बॉन्डिंग इसके साथ और इसके साथ, यहाँ पे भी सी होगा, ठीक है। जैसे ये कार्बन हो गया, इस कार्बन का भी 4 बॉन्डिंग होगा, 1 2 3 4। मतलब कार्बन कैसे, अच्छा ये डायमंड कैसे बन रहा है, कार्बन 4 बॉन्डिंग बना के, कार्बन क्या हो रहा है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, देखो, ठीक है ना, 4 बॉन्ड बना के इस स्ट्रक्चर को, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट,
अच्छा, ये क्या बना रहे हैं? देखो, एक रिजिड मतलब सख्त 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। समझ में आया? ये सब पॉइंट्स को याद करते रहना, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डायमंड कैसा होता है? कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट, पैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन क्या है? बहुत ही पैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कार्बन में। अभी तो बोले ऊपर है, लेकिन भाई सुनो, यहाँ पे तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे ये तो बॉन्डिंग बना लिए ना। अब वो भाई बिजी हो गया भाई बॉन्ड बनाने में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो पाएंगे? पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि ये कार्बन जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होके दूसरे कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बना लिए। तो अब इस कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सब बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगा? इसीलिए डायमंड क्या है? पैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड। अच्छा देखो, अब ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। डायमंड को अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो हमको क्या मिलेगा पता है? खाली कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और इसके अलावा कुछ भी रेसिड्यू में नहीं मिलेगा, खाली कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब अगर खाली कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो इससे हमको पता चलता है कि डायमंड साफ साफ कि ये सिर्फ कार्बन एटम से ही मिलके बना है डायमंड, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नोट्स PDF मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक करते चलो यार, तुम्हारा भाई इतना मेहनत कर रहा है। देखो, ग्रेफाइट, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड क्या है? ग्रेफाइट कार्बन बॉन्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। कार्बन बॉन्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, मतलब डायमंड में क्या था? वो 4 बॉन्ड बना रहा था, लेकिन इसमें ग्रेफाइट में सिर्फ 3 बॉन्ड बनेगा। मतलब अगर मैं बात करूं, कार्बन के कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये अगर सी हो गया 1 2 3 4, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये तो बोल रहे हैं भाई ये 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा क्या? एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 3 तो यूज हो जाएगा, लेकिन 3 बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा। तो दोस्तों, अब जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि भाई ग्रेफाइट तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसका और एक प्रॉपर्टी क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म द हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर, ठीक है, हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट है, ये कैसा दिखता है? ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक कलर, जो तुम्हारे पेंसिल का जो जिससे तुम लिखते हो वो होता है ग्रेफाइट। तो कैसा दिखता है? ग्रे कलर का दिखता है, ग्रे ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्मूथ और स्लिपरी है। नेक्स्ट क्या है? स्मूथ और स्लिपरी है, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, यहाँ तो लिख लीजिएगा तुम, ठीक है। आई होप ग्रेफाइट क्लियर हो गया होगा। अब है बकमिस्टर फ्लोरेंस, ध्यान देना। इट इज कॉल्ड C60 बिकॉज कार्बन 60 बिकॉज इट कंटेन्स 60 कार्बन एटम्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें 20 हेक्सागोनल रिंग्स होंगे दोस्तों, 20 हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल रिंग्स कैसे होते हैं? 6 साइड वाले रिंग, ठीक है, 6 साइड वाले रिंग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 12 5 मेंबर रिंग्स, मतलब 12 पेंटागोनल रिंग्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें 12 पेंटागोनल रिंग्स होगा और 20 हेक्सागोनल रिंग होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पॉइंट, इसको कौन डिसाइड किया था बोलने से? यूएस के एक आर्किटेक्ट है जिसका नाम है बकमिस्टर फुलर। दोस्तों, ये महान व्यक्ति ने, भाई क्या ही नाम है इनका, देख रहे हो, बकमिस्टर फुलर। तो इनके नाम में ही ये सब नाम, ये इसका नाम बड़ा है, और इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं पार्ट 2 भी इसका लाऊंगा, इसमें सिर्फ पार्ट 1 है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोस्तों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ऐसे कंपाउंड्स का स्टडी, ऐसे टाइप के कंपाउंड्स का स्टडी जिसमें कार्बन एटम्स के अलावा भी बाकी सारे एटम्स के बारे में पढ़ा जाए। लेकिन दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे
कंपाउंड का स्टडी जिसमें कार्बन हो, ठीक है। और दोस्तों हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन अब ये वाला है। दोस्तों अब ध्यान देना, जिसमें खाली एक कार्बन होगा उसका मिथ, उसको हम मिथ से जानेंगे। क्या? मिथ, METH। दोस्तों अगर टू कार्बन होगा तो उसको हम इथ से जानेंगे। 3 कार्बन होगा तो उसको प्रोप से जानेंगे। 4 कार्बन होगा तो उसको पट से जानेंगे। 5 कार्बन होगा तो उसको पेंट से जानेंगे। 6 कार्बन होगा उसको हेक्स से जानेंगे। 7 कार्बन होगा तो उसको हेप्ट से जानेंगे। दोस्तों इतना काफ़ी है, तुम्हारे एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर से रिपीट, 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन पट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट। दोस्तों इसके बाद ये क्या है ये और डिटेल में समझ में आएगा आगे की लेक्चर्स में। देखो अब क्या आता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोस्तों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? ऐसे टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जिसका सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं एल्केन्स। अब देखो ध्यान से, सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में उसको हम क्या कहते हैं? एल्केन्स। क्या कहते हैं? एल्केन्स, ठीक है ना। लास्ट में ANES लग रहा है, उसी के हिसाब से हम नाम देंगे, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ एक ही सी है, तो 1 कार्बन एक ही सी, यानी देखो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? लिंक करेगा। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन के बीच में, सॉरी, जो एलिमेंट्स के बीच में सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? अच्छा, कार्बन एक है इसीलिए इसका नाम मिथ, और सिंगल बॉन्ड है बोल के एल्केन बोलते हैं इसको। बट एल्केन का सिर्फ लास्ट वाला पार्ट ही यूज होगा। क्या? ANES। तो ये हो जाएगा मीथेन। क्या नाम हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर 2 कार्बन होगा तो इथेन बोल देंगे। एल्केन का बात कर रहा हूं, अभी किसका बात कर रहा हूं? एल्केन का बात कर रहा हूं, ओके, एल्केन का बात कर रहा हूं। तो सिंगल बॉन्ड होगा अगर 2 कार्बन हुआ इथेन, सिंगल बॉन्ड होगा 3 कार्बन हुआ प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड 4 कार्बन ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड 5 कार्बन पेंटेन, सिंगल बॉन्ड 6 कार्बन हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड 7 कार्बन हेप्टेन। सबके लास्ट में ANE लगेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अच्छा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला भी याद रखना, ये है CnH2n+2। ये है तुम्हारा जनरल फॉर्मूला। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन्स। दोस्तों अब देखना यहाँ पे इसको किस तरीके से हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर मैं बोल दिया कार्बन, चलो नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन रखेंगे? हम सैचुरेटेड की बात ही कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी एल्केन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 5 वाले को अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो उसको क्या बोलते थे? देखो यहाँ पे पेंट बोलते हैं। तो अब ये सिंगल बॉन्ड है तो पेंट, और इसकी में क्या लगेगा लास्ट में? ANE, यानी इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अगर 5 कार्बन है तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब देखो जनरल फॉर्मूला का यूज करेंगे, C5H 2 × N है तो 2 × 5 + 2, यानी C5H2 × 5 10 + 2, यानी कि C5H12, ठीक है। हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हर एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को लगा देंगे तो पेंटेन का स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे देख लो C5H12 है कि नहीं है। जनरल फॉर्मूला तो हमको C5H12 बताता है ना, यही बताता है हमको। अगर 5 कार्बन है तो 12 हाइड्रोजन होना चाहिए। देख लो, गिन लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 एंड 12। तो दोस्तों नंबर 12, तो दोस्तों अगर 5 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन एटम हो गए? 12 एटम। जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाई। तो आई होप ये जनरल फॉर्मूला याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हम बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन की तरफ। तो दोस्तों अनसैचुरेटेड कार्बन वो कार्बन मतलब वो सब कुछ होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगेगा?
इसको बोला जाता है एल्कीन बोला जाता है, लास्ट में इन लगता है। जैसे वहाँ पे मिथेन हो रहा था ना, ए नहीं लग रहा था, यहाँ पे क्या होगा, मिथीन हो जाएगा। मिथीन तो होता नहीं है, इथीन होगा, ठीक है, यहाँ पे इथीन होगा। मिथीन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये कार्बन भाई ये किसके साथ दूसरा कोई, देखो अब ये एक हाइड्रोकार्बन है तो H के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है जिससे वो मतलब डबल बॉन्ड बना ले। अब अगर सिंगल कार्बन एटम को हम मिथेन बोलते हैं ना, सिंगल कार्बन एटम को हम मिथ बोलते हैं, तो भाई उसके लिए उसको 2 कार्बन चाहिए ना डबल बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए मिथीन का भी नहीं होता है, इथीन होता है, ठीक है ना। इथीन जैसे कि अभी देखो दिखा रहा हूं यहाँ पे, अभी ईथ क्या था, 2 कार्बन एटम, ठीक है, ईथ क्या था 2 कार्बन एटम, ठीक है, 2 कार्बन बना दिया। अब दोस्तों ई एन है ना, लास्ट में इन है यानी डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बना दिया। अब इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, देख लो यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसके हिसाब से 2 × 2 यानी कि C2H4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। कार्बन के पास कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना दिया है, ये 2 बॉन्ड बना दिया है, ये कार्बन का भी ये 2 बॉन्ड है, ठीक है, तो इसके हिसाब से इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड बचेंगे, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड बचेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो C2H4 बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड भी, दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, जनरल फॉर्मूला ये होता है। ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एल्काइन, क्या बोलते हैं, एल्काइन, और लास्ट में क्या लगता है, YNE लगता है, ठीक है, लास्ट में YNE लगता है। जनरल फॉर्मूला अगर मान लो कार्बन एटम 2 है तो C2H2 × 2 - 2 यानी C2H4 - 2 C2H2, देख लो 3 बॉन्ड, ठीक है। अब इस कार्बन का 3 बॉन्ड हो गया तो 1 बॉन्ड बचेगा, अब इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड हो गया तो 1 बॉन्ड बचेगा, और 1 बॉन्ड के साथ क्या लगेगा, HH लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, C2H2। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसी को बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। ये जो एल्केन एल्कीन एल्काइन हो गया ना, इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसका डेफिनेशन क्या हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर बाय CH2 ग्रुप। अब ध्यान देना, अच्छा पहले होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन याद कर लो। क्या बोला, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसका ग्रुप भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है। हैविंग, क्या हैविंग, सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके सेम स्ट्रक्चर होंगे और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, लेकिन किससे डिफर होगा, CH2 से डिफर होगा, CH2 ग्रुप से डिफर होगा। चलो इसको एक बार शॉर्ट में लिख के देखते हैं, कैसे याद करते हैं, ऐसे करते हैं भाई, ग्रुप किसका ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है ना, एक सेकेंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप, ठीक है। हैविंग, क्या हैविंग भाई, सिमिलर स्ट्रक्चर और क्या सिमिलर प्रॉपर्टी है ना, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। किसका ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है। हैविंग, क्या हैविंग, सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन डिफर बाय CH2 ग्रुप। आई होप आपको याद हो गया क्या होता है होमोलोगस सीरीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफर बाय CH2 ग्रुप। बस खत्म। थोड़ा और समझते हैं इसको, नीचे की तरफ देखो दोस्तों, डिफर बाय CH2 ग्रुप क्या होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मीथेन, तो दोस्तों यहाँ पे CH4 होगा, इथेन क्या होगा, C2H6 होगा, प्रोपेन C3H8 होगा। देखना यहाँ पे एक C और H4 है, यहाँ पे C2H6 है, मतलब एक C जाता है यहाँ पे, ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे +1 C जाता है, और कितना S जाता है, 2H, कितना S जाता है, 2S जाता है, तो मतलब वही है ना, एक C और 2H, इससे डिफरेंस आ रहा है ये दोनों के बीच में। सेम इसी में देखो कितने C जाता है, एक C जाता है, कितने H जाता है, 2S जाता है, तो C और H2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके सब में होगा, मीथीन, इथीन, प्रोपीन, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, सब में ये पॉसिबल होगा। दोस्तों ध्यान रखना, मीथेन होता है बट मीथीन नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है ना, मिथाइन भी नहीं होता, ठीक है।
तो मीथेन में तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन शुरू हो जाता है, लेकिन एल्किन और एल्काइन के केस में किससे शुरू होता है? तुम्हारा इथीन और इथाइन से शुरू होता है, ठीक है। इथीन और इथाइन से शुरू होता है, ये चीज़ को ध्यान रखना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। थैंक यू सो मच।